इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम बात करेंगे सी इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि सी में टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके बाद टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस जो होती है ऑपरेटर्स, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेशंस, उसके बाद आखिरी चीज़ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी। सो ये इन सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर से ऑनवर्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रोग्राम होता है इज़ नथिंग, प्रोग्राम कुछ भी नहीं होता है बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। द प्रोग्राम बिहेव एज पर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव इन इट। प्रोग्राम उसी तरह ही बिहेव करता है, उसी तरह ही अपना प्रोग्राम का रवैया ऐसा ही होता है जिस तरह कि हमने उस टाइम उसमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। मतलब ये कि हमने अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की इंस्ट्रक्शंस दी थी, तो उसने भी उसी तरह ही हमें क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया था, उसने कोई और चीज़ हमें नहीं दी थी। ठीक है, अब क्या कहता है कि जी जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, वी सा हाउ टू राइट अ सिंपल सी प्रोग्राम। हमने देखा था कि हमने सिंपल सी प्रोग्राम्स के साथ लिख सकते हैं। इन दीज प्रोग्राम्स नॉनली और अननोनली वी हैव यूज्ड इंस्ट्रक्शंस टू अचीव द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। उसमें हमने नॉनली, हमें पता भी था, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें मालूम थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं समझ थी, जिसको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन हमने क्या किया था कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी और उन इंस्ट्रक्शन की बेसिस पर हमने क्या किया था कि जी हमने अपना जो डिज़ायर्ड चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे वो हमने अचीव कर ली थी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को दैट वी हैव यूज्ड इन दीज प्रोग्राम। हमने जो उन प्रोग्राम्स में इंस्ट्रक्शंस यूज़ की थी, हम यहाँ पे वो उनको हम देखेंगे कि वो किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस, हम उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि जी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस की टाइप्स आ जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, देयर आर बेसिकली जस्ट 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं सी में। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन अ सी प्रोग्राम। जैसे कि हमने इंट a, b, c, फ्लोट d, e, f, चार g, h, i। तो ये क्या है, ये टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक हो गया, इनको हम कहते हैं टाइप डिक्लेरेशन। आगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक से आपको समझ आ रहा है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कैलकुलेशन करनी होगी वो हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में किया करेंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में हमने कहा था कि एस आई इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय r डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या थी, ये एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन थी। ठीक हो गया। उसके बाद आगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी, जो जिस तरह से हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है ना लाइन बाय लाइन, तो उनके कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए कि यार यहाँ से ये लाइन एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ये लाइन छूट जाए बीच में से, अगर स्टेटमेंट ये लाइन हमारे काम की नहीं है, इनको छोड़ के तो ये लाइन हमने एग्जीक्यूट करनी है। तो ये कंट्रोल करती हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, कि प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, उनको हम कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी होती हैं और उनसे हम किस तरह से काम ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। तो कहते हैं सिंस द एलिमेंट्री सी प्रोग्राम विल यूजली कंटेन ओनली द टाइप डिक्लेरेशन एंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, वी विल डिस्कस ओनली दीज टू एट दिस स्टेज। द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन विल बी डिस्कस इन डिटेल। मतलब वही मैंने कहा कि बेसिकली फिलहाल हम क्या टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को हम डिटेल में, हम इनके ऊपर हम लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें हमें कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी होती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को जो से हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। इसमें कौन सी, इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने बता दिया है कि जो ये टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होती हैं, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। एनी वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इट इन एनी स्टेटमेंट। द टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम बनाए थे, आप देख सकते हैं कि हमने जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस थी वो हमने जब भी मैन का फंक्शन चलाया था तो उसके स्टार्टिंग में लिखी थी, क्योंकि इन इंस्ट्रक्शंस को, जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होती हैं, ये शुरू में ही होती हैं ताकि ये वेरिएबल्स को क्या कर सकें, मेमोरी में जब हम डिफाइन कर लेते हैं इनको स्टार्टिंग में इनका होना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स जिनको हम आगे अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे
उनको ये मेमोरी में क्या कर देती हैं, मेमोरी में लोकेशन दे देती हैं कि यार इस वेरिएबल की वैल्यू जो सी है वो इस जगह पे सेव होगी, इसकी वैल्यू जो सी है एन की वैल्यू वो इस जगह पे सेव होगी, एस आई की वैल्यू जो है वो इस जगह पे सेव होगी, और आर की वैल्यू जो है वो इस जगह पे। तो इनका शुरू में होना इसीलिए बहुत, तो इन इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसके बगैर जब हम वेरिएबल्स को मेमोरी में जगह ही नहीं देंगे तो उनको जब हम आगे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो वो उनकी वैल्यूज़ को किधर सेव करेगा। तो इसलिए इन स्टेटमेंट्स का, टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स का जो है प्रोग्राम के किसी भी मेन फंक्शन के स्टार्ट में होना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा अपने जहन में रखना है कि टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हमेशा मेन फंक्शन के स्टार्टिंग में ही यूज़ हो जाएंगी, ताकि वो उन वेरिएबल्स को, जो वेरिएबल्स हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, उनको मेमोरी में जगह मिल जाए। अगर इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं तो उनको इंटीजर टाइप के वाले से जगह मिलेगी, अगर फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको फ्लोटिंग टाइप के वाले से जगह मिलेगी, और अगर करेक्टर टाइप के वेरिएबल्स हैं तो उनको करेक्टर टाइप के वाले से जगह मिलेगी। इसकी कुछ मैं एग्जांपल्स भी आपको दे देता हूँ। जैसे कि हमने लिखा इंट बेस, उसके बाद हमने लिखा फ्लोट आर एस क्रॉस सैलरी, उसके बाद हमने लिखा करेक्टर नेम कॉमा कोड। सो ये क्या हमने, ये सारी क्या है, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। कहते हैं देयर आर सिमिलर सब्टल वेरिएशंस ऑफ द टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, दीज आर अच्छा while declaring the type of variable we can also initialize it as shown below। तो अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हम यूँ करते हैं जी, हम कहते हैं जी कि इंट आई इज इक्वल टू 10 और कॉमा जे इज इक्वल टू 25। फिर हम लिखते हैं फ्लोट ए इज इक्वल टू 1.5 कॉमा बी इज इक्वल टू 1.99 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.44। तो हमने क्या कर दिया कि हमने डिक्लेयर किया, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के जरिए हमने वेरिएबल को बिल्ड किया, और वेरिएबल को वहाँ पे ही हमने क्या कर दी, वैल्यू असाइन कर दी। तो अगर हम वेरिएबल्स को यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं करते, जिस तरह मैंने इंट आई इक्वल टू 10 और जे इक्वल टू 25 किया और नीचे, तो ये क्या करता है, ये जो मेमोरी में जिस जगह पे इसको, जिस भी जगह पे इस वेरिएबल को लोकेशन मिली है, जो भी वेरिएबल जिधर ये अपनी वैल्यू सेव कर सकता है, वहाँ पे ये गार्बेज वैल्यू सेव हुई होती है, कोई ना कोई वैल्यू सेव हुई थी जो कि गार्बेज होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं कि इंट आई इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 वैल्यू सेव हो जाएगी और ये आई वेरिएबल में को मिल जाएगी। इस मेमोरी लोकेशन को आई का नाम मिल जाएगा और यहाँ पे 10 वैल्यू सेव हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 25 का वैल्यू सेव हो जाएगी और इस मेमोरी लोकेशन को जे का नाम दे दे। ठीक हो गया। तो हम टाइप डिक्लेयर करते टाइम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, उनको वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, द ऑर्डर इन विच वी डिफाइन द वेरिएबल्स इज समटाइम इंपॉर्टेंट, समटाइम्स नॉट। फॉर एग्जांपल, int i is equal to 10 comma j is equal to 20 is same as int j is equal to 25, I is equal to 10. However, float a is equal to 1.5, b is equal to a plus 3.1 is alright, but float b is equal to a plus 3.1 or a is equal to 1.5 is not. This is because here we are trying to use a before defining it. अब देख लें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम इस पेज पे ज़रा आराम से लिखते हैं। जो हमने जो वेरिएबल्स, जब हम टाइप डिक्लेयर करने जा रहे हैं वेरिएबल्स की और साथ ही हम उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जो हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने जा रहे हैं वो कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है उनकी जो कि ये वेरिएबल कब इनिशियलाइज होगा ना, मतलब कि ये वेरिएबल्स पहले इनिशियलाइज होगा या बाद में इनिशियलाइज होगा, इसको वैल्यू दी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कर लें हमने लिखा जी इंट, ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 10 मैंने लिख ली, ठीक है, और कॉमा जे इज इक्वल टू 25 लिख ली। अगर मैं इसको, ये बिल्कुल सेम है इसके कि इंट आप लिख लो j इज इक्वल टू 25 और कॉमा आई इज इक्वल टू 10, इसमें कोई गलती नहीं है। अब अगर हम इसी तरह अगर हम लिख लेते हैं, अब देख लें however अगर हम लिखते हैं फ्लोट हमने a इज इक्वल टू 1.5 किया है और कॉमा b इज इक्वल टू a प्लस 3.1 किया है। ठीक है, अगर ये राइट है, ये बिल्कुल आर राइट है, ये इज़ ऑल राइट, बट लेकिन अगर हम यूँ कर लेते हैं फ्लोट b इज इक्वल टू a प्लस 3.1 और कॉमा a इज इक्वल टू 1.5, तो ये गलत है। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है कि a को हम बाद में इनिशियलाइज कर रहे हैं और वेरिएबल को पहले हम कह रहे हैं कि जो a में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको 3.1 के साथ प्लस करके तुम b में सेव करा दो, लेकिन वेरिएबल तो बाद में इनिशियलाइज, मैंने बताया ये स्टेप बाय स्टेप जो सी का प्रोग्राम होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि a को देखेगा ये तो बाद में असाइन हो रहा है वैल्यू, तो उसको बाद में, और ऐड आप पहले करा रहे हो तो ये एक गलत हो जाता है, क्योंकि
क्या होता है दिस इज ये ठीक नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी आर ट्राइंग टू यूज ए बिफोर डिफाइनिंग इट। हमने उसको डिफाइन बाद में किया और पहले हम उसको देखा ना, हमने बाद में डिफाइन किया और उसको इनिशियलाइज भी बाद में किया, उसको वैल्यू भी बाद में से, और पहले हम उसको कह रहे हैं कि तुम ऐड कर दो, तो ये एक गलत चीज़ हो जाती है। ठीक हो गया। वेरिएबल्स को आप पहले डिफाइन करेंगे, जिस तरह ये मैंने ऊपर किया, पहले डिफाइन करेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे, उसको बाद में अगर आप ऐड करेंगे तो उसको कंपाइलर को समझ आएगी कि वाकई ये में 1.5 जमा हुआ है, 1.5 सेव हुआ है। मेमोरी लोकेशन जिस एक मेमोरी लोकेशन जिसका नाम ए है, वहाँ पे 1.5 सेव हुआ है, उसको आप 3.1 में ऐड करके बी को ये वैल्यू दे दो। ये समझ आ गई। अच्छा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट गुड, अब ये भी स्टेटमेंट काम करेगी। अब ये स्टेटमेंट भी देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हमने लिखा है जी इंट ए डिफाइन कर दिया हमने, बी वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सी वेरिएबल डिफाइन कर दिया और डी वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 10। तो ये सारों को क्या वैल्यू मिल जाएगी? डी में 10 आएगा, ठीक है, डी को भी 10 मिल जाएगी, सी को भी 10 मिल जाएगी, बी को भी 10 मिल जाएगी, उसके बाद ए को भी 10 मिल जाएगी। ये इस तरह से वैल्यूज असाइन हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ से जो वैल्यूज इस तरफ से अर्थमेटिक इक्वल टू होता है ना, इसकी इस साइड से वैल्यूज चलती हैं। 10 डी को असाइन हुआ, डी में 10 चला गया, डी के में जो भी वैल्यू थी वो सी को असाइन हुई, सी में भी 10 चला गया, सी को जो वैल्यू थी वो बी को असाइन हुई, बी में 10 चला, बी में जो वैल्यू थी वो ए। लेकिन ये इस तरह से गलत है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ ये इस तरह से गलत है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 10। ये क्या किया हमने क्या किया है कि जी अब हमने बी को डिफाइन ही नहीं किया है, बी को हमने किधर डिफाइन ही नहीं किया, मतलब कि बी हमने ये चीज़ की ही नहीं, इंट ए कोमा बी, क्योंकि बी पहले डिफाइन होगा ना, पहले कंपाइलर को पता लगेगा कि यार इसने बी को मैंने को मेमोरी देनी है और उस मेमोरी को हमने क्या बी असाइन कर देना है। तो बी तो यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया, हमने डायरेक्ट इक्वल टू लगा दिया, डायरेक्ट इक्वल टू डिफाइन किया हमने। तो इसको बी को पहले, सी को, डी को, इनको डिफाइन होना चाहिए था, उसके बाद वेरिएबल ए को असाइन। तो डिफाइन करना पहले लाजमी है, उसके बाद आप डिफाइन करके इनिशियलाइज करके उसके बाद आप किसी भी वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन करना चाहे तो आप किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो ये एक दो तरीके थे जिसके ज़रिए हम जो उनसे है ना ये गलत हो जाता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ जो है ना, सीक्वेंस जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में जो सीक्वेंस है कि सीक्वेंस किस तरह आपने टाइप को डिक्लेयर करना है और उसको इनिशियलाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सम टाइम इंपॉर्टेंस रखता है, सम टाइम इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। जैसे कि आप मैंने यहाँ पे दिखाया था कि इंट आई इज इक्वल टू 10 और जे इज इक्वल टू 25, वो बिल्कुल सेम है, जे इज इक्वल टू 25 और आई इज इक्वल टू 10 के, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब वहाँ जहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज करके दूसरे वेरिएबल्स को अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या ए को हमने इसको इनिशियलाइज करा लिया और ए की वैल्यू ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ए को डिफाइन बाद में कर रहे हैं और पहली वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये होगा क्या होगा, ये कि ए की कोई गार्बेज वैल्यू हमें पड़ी होगी, ए की जो मेमोरी लोकेशन जो ए को मिली है ना, उसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, वो गार्बेज वैल्यू उठा के वो 3.1 के साथ कर देगा, उसको ऐड कर देगा और ऐड करके बी में वैल्यू सेव करा देगा, तो जो कि गलत हो जाएगा। और ये अभी इनिशियलाइज भी नहीं हुआ है, ये इनिशियलाइज बाद में हो रहा है, तो ये यहाँ पे एरर भी दे देगा। अगर सपोज कर लेते हैं, हम यूँ कर लेते हैं, हम कहते हैं जी फ्लोट ए और कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस 3.1, ये भी ओके होता, लेकिन ए को हमने इनिशियलाइज नहीं करा। तो यहाँ पे मैं यही बात आपको समझाने को, यहाँ पे ए को इनिशियलाइज नहीं करा, तो जो ए को जो मेमोरी लोकेशन मिली है वहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई, उस गार्बेज वैल्यू को उठा के वो 3.1 के साथ ऐड करके तो बी में सेव करा देगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यूँ भी हमने नहीं करना है, ए को पहले हमने वैल्यू इनिशियलाइज करना है किसी वैल्यू के साथ, 10 देनी है, 20 देनी, जो भी देनी है, और उसको हमने बी में, ठीक हो गया। अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से हमें पहले क्लियर हो रहा है कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम जो करते हैं ये वो हैं। तो हमने दूसरी इंस्ट्रक्शंस, हमने पहली इंस्ट्रक्शन हमें समझ आ गई, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अब हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जितने भी हम लॉजिक्स यूज़ करते हैं अपने सी प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए, जो भी हम काम हासिल करना चाहते होते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए, उनको हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के ज़रिए मोस्टली करते हैं। तो हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कितनी पर। अ सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू एंड अ वेरिएबल नेम एंड कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू। द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू आर कनेक्टेड बाय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। अब वो कहता है कि जी वेरिएबल्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म होते हैं। हमारे पास वेरिएबल होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो कि कनेक्टेड हुए होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए, लाइक जिस तरह प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया। अब होता क्या है, जिस तरह मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, इंट ऐड ए डी
हम क्या कहते हैं, फ्लोट। हमने क्या किया, ऐड वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज कितने वैल्यू से किया, इनिशियलाइज हम इसको 3200 वैल्यू से कर लेते हैं। इनिशियलाइज हमने कर लिया 3200 से, ये इनिशियलाइज हो गया ना, ऊपर डिफाइन हुआ है, यहाँ पे टाइप डिक्लेयर हो गया वेरिएबल, और यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज कर लिया। ये कि इसकी चीज़ को क्या कहते हैं, जब हम कोई वैल्यू उसको देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज। यहाँ पे उसको हमने टाइप डिक्लेयर कर ली, टाइप डिक्लेयर कर ली वेरिएबल की, ठीक है, और यहाँ पे हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करा लिया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं जी जो डाटा है वो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइडेड बाय गामा है प्लस 3.2 है मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे ये जो राइट हैंड साइड पर है इसमें जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, और ये जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 5, ये कॉन्स्टेंट्स हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड किसके ज़रिए हुए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ज़रिए हुए हैं। इनके ज़रिए ये आपस में कनेक्टेड हुए हैं। ये सारे वेरिएबल्स इन दो अर्थमेटिक वेरिएबल्स के ज़रिए आपस में, ये एक डिवाइड का भी आ गया, इनके ज़रिए ये आपस में कनेक्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ पे फिर ये, यहाँ पे फिर डिवाइड, तो ये आपस में कनेक्टेड है किन के ज़रिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ज़रिए। और राइट साइड पे हमने क्या, इक्वल टू के राइट साइड पे हमने क्या कर दिया कि एक वेरिएबल और डिफाइन किया, इक्वल टू करके हमने राइट साइड पे जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है अर्थमेटिक ऑपरेशन के जरिए, इनके दरमियान में इक्वल टू आ जाता है, और लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है जिनमें इनका जो रिजल्ट आएगा वो उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होगा उसमें जो इक्वल टू के राइट साइड पे दो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जो वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड होंगे उनका जो रिजल्ट कैलकुलेट होकर आएगा वो हमारे लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। ये इस तरह से इनका तरीकाकार है। हेयर जो प्लस डिवाइड माइनस और प्लस है अर्थमेटिक, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और माइनस है, ये क्या है, इनको कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक हो गया। और इक्वल टू क्या क्या कहते हैं, इक्वल टू जो यहाँ पे ये इक्वल टू यूज हुआ है, ये इक्वल टू, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्योंकि ये वैल्यू क्या जो इसमें रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा वो ये वेरिएबल, ये जो अपना असाइनमेंट ऑपरेटर है वो किसको असाइन कर देगा, डाटा ए को। इसलिए मतलब जो रिजल्ट आएगा उसको डाटा ए को असाइन कर देगा, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, कि ये असाइन वैल्यू क्या करता है, ये असाइन करता है किसी दूसरे वेरिएबल जो 2। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 2,5,32,100 ये क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। ये क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट्स, क्योंकि वैल्यू को चेंज तो नहीं नाम कर सकते, तो ये क्या चीज़ है 3200, ये क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट्स। समझ आ रही है इस चीज़ की। और आगे ये जो है ऐड ए डी, जो हमने ये लिखा है ए डी, ये हमारे पास क्या है, ये जिसको मैं डाटा कह रहा हूँ, ये डी ई टी है, ये हमारे पास क्या है, ये भी एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है। समझ आ गई, ये एक इंटीजर टाइप का हमारे पास वेरिएबल, ठीक हो गया। ये जो ये है हमारे पास, ठीक हो गया। द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ये जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट हमारे जो राइट साइड पे जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट यूज़ हुए हैं ना हमारी स्टेटमेंट में, उनको हम क्या कहते हैं, जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट यूज उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स, OPERANDS, ऑपरेंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स, ठीक है। वाइल एग्जीक्यूटिंग एन अर्थमेटिक स्टेटमेंट, ऑपरेंड्स ऑन द राइट हैंड साइड आर ऑपरेटेड अपॉन बाय दैट। अब ये ऑपरेंड्स है ना, ये जो राइट हैंड साइड पे जितने भी थे हमारे पास ये ऑपरेंड्स हैं, तो ये क्या ऑपरेट होते हैं किसकी बेसिस पर, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन इनमें हमने यूज़ किए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनकी बेसिस पर ये ऑपरेट होते हैं कि उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट होती हैं आपस में, जिस तरह भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं जो। तो द अर्थमेटिक the operands on the right hand side are operated upon by the arithmetic operators and the result is then assigned using the assignment operator। ये जो ऑपरेंड्स जो होते हैं, ये ऑपरेंड्स अर्थमेटिक, जो हमारे अर्थमेटिक जो हमने ऑपरेटर्स यूज़ किए उनकी बेसिस पर ये ऑपरेट होते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने इक्वल टू का यूज़ किया है, उस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है, जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है उसको वैल्यू वो असाइन हो जाती है, ठीक है। तो and the result is then assigned using the assignment operator to the variable on the left hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल होता है उसको हम वैल्यू जो है ना असाइन कर देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए। तो ये चीज़ समझ आ गई कि दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ कि जो हमारी स्टेटमेंट होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। ये बहुत बड़ी हम एक छोटी सी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जी इंट A, B, ठीक है। हम कह देते हैं जी, और हम एक फ्लोट डिफाइन कर देते हैं C, D। हम कह देते हैं जी C = A + B + D।
तो यहाँ पे ये जो राइट साइड है ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, और ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए, ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए, ठीक है। सो हमारे ये क्या हो गए, ये ऑपरेटर्स हो गए, प्लस यहाँ पे ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है ए बी और डी हमारे पास ऑपरेंड्स हो गए जिनके ऊपर हम ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, इक्वल टू हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया जो कि क्या है, फ्लोटिंग टाइप का, रियल टाइप का वेरिएबल है। तो ये चीज़ है हमारे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की, ये इस तरह से फ्लो होता है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इस तरह से हमारे जो है लिखी जाती है और इस तरह से ऑपरेट होती हैं। अगर हम बात करें कि सी अर्थमेटिक स्टेटमेंट कुड बी ऑफ 3 टाइप्स, देयर आर एज वेल, 3 टाइप्स की हमारे पास जो है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं। जो सी में जो अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स हैं ना, ये इंस्ट्रक्शंस जो हम कहते हैं वो 3 किस्म की हैं। पहली इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स, इनको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो 3 किस्म की हैं। पहले को हम कहते हैं ए, हम दे लेते हैं, हम कहते हैं उनको जी के इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या होता है कि ऑल ऑपरेंड्स और इधर इंटीजर वेरिएबल्स और इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट से भी ज़ाहिर हो रहा है इसमें जितने भी जो इंटीजर जो ऑपरेंड्स होंगे ना, ऑपरेंड्स जो इक्वल टू की इस साइड पे, जो इक्वल टू की राइट साइड पे जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, या जो भी कांस्टेंट यूज़ हो रहे होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, वो ना रियल टाइप के होंगे ना ही करैक्टर टाइप के होंगे। तो इधर क्या होगा, सपोज कर लें एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ इंट, एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने इंट आई कोमा किंग कोमा, ठीक है, ये मैंने वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिए 1 2 3 और 4, इनको डिफाइन किया मैंने। अब मैं कहता हूँ आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1 और किंग इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय प्लस इज़ इक्वल टू -7 6 8 9। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट्स यूज़ हुए हैं ये क्या हैं, ये इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं वो भी क्या हैं, इंटीजर टाइप के हैं। जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ़्ट साइड पे है वेरिएबल है वो भी क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो क्या है इनको, इसलिए इस वजह से इनको कहते हैं इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम रियल मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, अब दूसरी टाइप क्या है, रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें जो राइट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट साइड पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट यूज़ होंगे वो कौन से टाइप के होंगे, रियल टाइप के, या वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे। तो सपोज कर लें एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं फ्लोट तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आप देख लें, ये एक क्या है, रियल टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। प्रेम एक रियल टाइप का वेरिएबल है, अनॉय एक रियल टाइप का वेरिएबल है, सब रियल टाइप के और जो कांस्टेंट्स भी हैं वो भी आप देख लें रियल टाइप के हैं, सब रियल टाइप। और इसके जो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल है वो भी क्या है, रियल टाइप का है, इसलिए इनको कहते हैं रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स। अब एक और स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स में कुछ जो ऑपरेंड्स होते हैं वो कुछ इंटीजर टाइप के होते हैं जो और कुछ ऑपरेंड्स जो होते हैं वो रियल टाइप के होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, मिक्स होते हैं इसलिए इनको कहते हैं कि जी मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी, हम लेते हैं फ्लोट SI प्रेन अनॉय रोई एवरेज, ठीक है। हम लेते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हम डिफाइन कर लेते हैं। अब हम इनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा के कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं SI में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो रियल टाइप के हैं। प्रेम रियल टाइप का है, अनॉय रियल टाइप का है, रियल टाइप का है, ठीक है। उसके बाद ये जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है ये भी रियल टाइप का है, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारी स्टेटमेंट है एवरेज AVG, ये क्या है, ये भी रियल टाइप की है, रियल टाइप की है। लेकिन ABC ये क्या है, ये इंट टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। ABC नाम भी क्या है, इंटीजर टाइप का है, और डिवाइड बाय 4 भी क्या है, इंटीजर टाइप का है। एवरेज क्या है, तो यहाँ पे हम क्या हो गया, ये मिक्स मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक हो गया। दो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस लुक सिंपल टू यूज, वन ऑफन commits mistake in writing them. Let us take a closer look at these statements
नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स कर रहे हैं। अब कहता है कि जी इसमें हमसे गलती भी हो जाती है जब हम अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं ना, देखने में तो सिंपल लग रही हैं लेकिन इनमें हमारे से मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कौन कौन सी मिस्टेक हो जाती हैं और किस तरह से हम उनको ठीक कर सकते हैं। कहते हैं सी अलाउज ओनली वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज जी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एल इज लीगल, वेयर एज के मल्टीप्लाई बाय एल इज जेड इज इलीगल। सपोज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कहते हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे सी हमें अलाउ करती है कि हमने एक ही वेरिएबल रखना है, बेशक वो इंटीजर टाइप का रखें, रियल टाइप का रखें, ठीक है, या कैरेक्टर टाइप का रखें। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम सपोज कर लें जी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन के मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू जी हम नहीं कर सकते, ये हमें सी अलाउ नहीं करती है, ये सी अलाउ इस तरह से करती है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली चीज़, इन एडिशन टू डिवीजन ऑपरेटर सी आल्सो प्रोवाइड अ मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, द ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग वन इंटीजर विद अनदर, थस एक्सप्रेशन 10 डिवाइडेड बाय 2 yields 5, whereas 10% to yields 0. Note that the modulus operator percent cannot be applied on a float. Also note that on using percent the sign of the remainder is always same as the sign of the numerator, ठीक है, sign of the remainder is always same as thus -5% to yields is equal to -1, whereas 5% -2 yields is equal to 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली। कहता है कि जी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो हमें एक मॉडुलस ऑपरेटर भी देती है जिसके ज़रिए हम काम कर सकते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर, सपोज कर लें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 10 डिवाइडेड बाय 2, वो हमें क्या देगा, हमेशा देगा कि इज इक्वल टू 5। अब सपोज कर ले हम 10%, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, 10% 2, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ये क्या करता है कि 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 10 हो गया, जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर हमें दे देता है। ये मॉडुलस ऑपरेटर का ये काम है, जो रिमाइंडर आएगा वो हमें मॉडुलस ऑपरेटर दे देगा, ठीक है। अब इसमें जो एक बात, जो मॉडुलस ऑपरेटर है ना, मॉडुलस ऑपरेटर, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मॉडुलस ऑपरेटर को हम इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मैं आपको लिख देता हूँ, आप MODULUS, मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंट का ही साइन है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक समझने वाली वो ये है कि हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स या रियल टाइप ऑफ वेरिएबल्स के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर नहीं लगा सकते। रियल टाइप के लिए जो पॉइंट्स में होते हैं ना, फ्रैक्शंस में, उनके ऊपर हम ये मॉडुलस ऑपरेटर नहीं लगा सकते। मतलब कि हम करें जी 10.20% 2, ये हम चीज़ नहीं कर सकते, ये गलत है। मॉडुलस ऑपरेटर का हम हमेशा का इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स पे ही लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो साइन रिमाइंडर के तौर पे जो साइन देता है ना, जो मॉडुलस ऑपरेटर जो साइन देता है, वो ऑलवेज जो जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो न्यूमिनेटर में होता है, उसका ही हमेशा साइन वो हमें रिटर्न करेगा। जो न्यूमिनेटर में होता है ना, जो डिवाइड हो रहा होता है, हमेशा उसका ही साइन रिटर्न करेगा। सपोज कर लें, सपोज के तौर एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं जी कि -5% 2, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, ये -1 रिटर्न करेगा। जो इसके साथ साइन होगा वही हमें मॉडुलस ऑपरेटर के ज़रिए रिजल्ट में मिलेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने -5 को 2 से डिवाइड किया है, तो 2 सपोज कर लें 4 -4 2, तो पीछे क्या हमारे पास माइनस। अब 2 2 4 हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे तो माइनस लगा नहीं सकते, यहाँ पे तो कभी भी हम माइनस नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये हम माइनस यहाँ पे नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल क्या करेंगे, 2 2 4, 5 में से 4 निकला, पीछे क्या हमारे पास रिजल्ट आया -1 आया। बात समझ रहे? तो ये हमें हमेशा जो न्यूमिनेटर में होगा उसका साइन रिटर्न करेगा। सपोज अगर हम यूँ करते हैं 5% -2, तो ये हमें क्या देगा, 1 ही देगा, पॉजिटिव में ही रिजल्ट दे। वजह क्या है, वजह ये है कि हमने 5 रखा और -2 रखा, तो 2 2 हमने क्या किया, 2 2 क्या हो गया, -4 आ गया, तो पीछे -4 पर 1 आ गया, तो हमने क्या रिजल्ट निकाला। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर का काम है। मॉडुलस ऑपरेटर्स के वाले से बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। An arithmetic instruction is at times used for storing character constant in character variables. Suppose कर, an arithmetic instruction is at times used for storing character constant in character variables. Suppose कर लें, जिस तरह ये देख, करेक्टर हमने लिखा, ये करेक्टर है, ठीक है, A, B, D, ठीक है। हमने क्या किया जी, A = F, ये बिल्कुल ठीक है। हमने लेफ्ट साइड पे कॉमा डाला और उसमें हमने F लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने B =
हमने लिख दिया जी और उसके बाद हमने लिख दिया जी डी इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो व्हेन वी डू दिस द ASCII वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स ASCII codes are used to represent any character in memory. For example, ASCII code of F and G are 0100. अब देखें, अब ये करेगा क्या जब ये चीज़ होगी, ये करेगा ये कि ये जो हर एक जो है ना, मैंने आपको बताया था कि मशीन को सिर्फ पता है 0 और 1 का, तो हर F और G के और प्लस इनके ASCII कोड्स हैं। जब हम एक करेक्टर को वैल्यू ये साइन कर रहे हैं ना, तो वो क्या करेगा कि वो ASCII codes are used to represent a character number. For example, ASCII code of F. तो when we do this, the ASCII value of characters are stored in the variables. जो variables होंगे जिनको हम ये अर्थमेटिक ऑपरेशन हम करेक्टर्स को, तो इनकी ASCII वैल्यूज वेरिएबल्स में सेव हो जाएंगे। जैसे कि सपोज जो F है उसकी ASCII वैल्यू है 0100 ASCII में ये लिख रहा हूँ ASCII, ये एक 0100 ये F की है और जो G की है वो 01100। तो ये वैल्यूज़ क्या होगी, वेरिएबल्स में सेव हो जाए करेक्टर्स के ऊपर अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इनको क्या कहें, अब ASCII वैल्यूज आर नथिंग बट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ASCII कोड। अब इसके ये अब इसकी क्या है, ये 0100 है। अब इनको हम क्या करते हैं, हम इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो ASCII वैल्यूज़ को अगर हम F की डेसिमल वैल्यू करें तो वो 70 है और जो G की ASCII वैल्यू है वो है 71। तो जब हम इनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो वो असल में हम किसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे होंगे, 70 और 71 के ऊपर। क्योंकि क्या करेगा वो, जब हम वेरिएबल्स के साथ डील करेक्टर्स के साथ डील कर रहे होंगे, मैंने बताया ऑपरेशन अगर हम ऑपरेशन करेक्टर्स के ऊपर लगा रहे हैं तो मशीन को क्या पता है कि जी सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये जी मशीन 0 और 1 को जानती है। तो जो ASCII स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, इसके 0 और 1 को क्या करता है, डेसिमल में कन्वर्ट करता है। F की मैंने बताया कि ये है बाइनरी और G की जो है वो ये बाइनरी है। इनको जब हम ASCII के ज़रिए कन्वर्ट करेंगे तो F की वैल्यू क्या होगी 70 और G की वैल्यू 71 होगी। इन वैल्यूज़ के ऊपर वो क्या करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सामने, ठीक है। मतलब कि हम ये तो नहीं ना कर सकते कि करेक्टर A + B, ठीक है, क्योंकि A को इक्वल टू F G। तो हम सपोज कर लेते हैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं जी F, ठीक है, और हम कहते हैं जी F इज इक्वल टू A + B। तो ये क्या करेगा, A में F सेव है, F की वैल्यू क्या है 70 है, B में क्या है G सेव है, G की वैल्यू क्या है 71 है। इन दोनों को वो ऐड करके किस में सेव कर देगा, F, ठीक हो गया। तो F में क्या वैल्यू 141 सेव हो। अगली चीज़, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इंट्स, फ्लोट्स एंड कैरेक्टर्स, थस द स्टेटमेंट। अब ये देखें ना क्या कहता है कि जी जो मैंने आपको अभी करके दिखाया कि ये जो चीज़ में कि मैंने कहा है जी, सपोज इसके एक और एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे लेता हूँ जी करेक्टर X, Y। तो हम इंटीजर्स के ऊपर भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, हम रियल वैल्यूज़ के ऊपर भी कर सकते हैं और हम करेक्टर्स के ऊपर भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। वो किस तरह, मतलब अब हमने एक Z वेरिएबल ले लिया, इंट Z, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जी X में हमने A की वैल्यू सेव करा दी जो ASCII वैल्यू होगी A की, और Y में हमने क्या सेव करा दी, B की ASCII वैल्यू सेव कर, B की ASCII वैल्यू, और हमने Z इज इक्वल टू क्या कर दिया X + Y। तो इन दोनों की जो ASCII वैल्यूज़ होंगी वो इसमें आ जाएंगी और इसमें आ जाएंगी, और वो दोनों ऐड होके वो Z में सेव हो जाएंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे आपको बताया कि A में क्या था, A में F था, F की ASCII वैल्यू 70 थी, B में 71 था, उसकी ASCII वैल्यू क्या थी 71 थी। इन दोनों को हमने ऐड करके F की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। क्यों ये परफेक्टली वैलिड है, मैंने आपको बताया ये परफेक्टली वैलिड है सिंस द एडिशन इज परफॉर्म्ड ऑन द ASCII वैल्यूज। क्या ASCII वैल्यूज 70 ऑफ द करेक्टर एंड नॉट ऑन द करेक्टर दैन, करेक्टर्स के ऊपर नहीं हो रही, इनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहे। इनकी जो ASCII वैल्यूज हैं 70 और 71, इनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं। दिस द ASCII वैल्यूज ऑफ A एंड B आर 97 एंड 98। तो यहाँ पे जो मैंने एक है इसकी क्या है ASCII वैल्यू क्या है, इसकी 97 है और इसकी 98 है। तो इनमें इन दोनों ऐड होंगी 97 और 98, और उनका जो रिजल्ट होगा वो Z में सेव हो जाए। बात समझ रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। हमने कौन सा ई पॉइंट पे आ जाते हैं, इसका जो अगला पॉइंट है वो डिस्कस करने वाला है। अच्छा, नो ऑपरेटर इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी रिटन एक्सप्लिसिटली इन द फॉलोइंग एग्जांपल द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आफ्टर बी मस्ट बी एक्सप्लिसिटली रिटन। ये जो चीज़ है ये बहुत गलती है, बहुत लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब हमने किया जी कि A इज इक्वल टू C.D.B और हमने ब्रैकेट डाल के XY कर दिया। ये यूजुअल है, ये हम वैसे जो हम आम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो उसमें हम इस तरह लिख लेते हैं। हम कह देते हैं ये यूजुअल, जो नॉर्मली हम जब मैथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे होते हैं ना, जो हम अपने रफ फॉर्म में कर रहे होते हैं, ये यूजुअल अर्थमेटिक स्टेटमेंट है, मतलब जो वैसे हम कागज़ के ऊपर कर रहे होते हैं। अब अगर हमने इसको C प्रोग्रामिंग लिखना है तो ये जो डॉट है, मतलब इसको हमने यूँ लिखना पड़ेगा।
बात समझ आ गई है? ये क्या है जी, ये सी की स्टेटमेंट है। तो सी में अगर इस स्टेटमेंट को ऊपर स्टेटमेंट को अगर हमने सी में लिखना था तो हमें इस तरह से, क्योंकि ये सी मल्टीप्लाई हो रहा है डी से, तो हमने मल्टीप्लाई रखते हैं, डी मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, मल्टीप्लाई रखते हैं, ब्रैकेट लेके एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ से। समझ आ गई? अगले पॉइंट में, देयर इज नो ऑपरेटर इन सी टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, एक्सपोनेंशियल हैज बीन कैरिड आउट एज शोन बिलो। अब हमने जो किया था कि जी फ्लोट ए एक्सपोनेंशियल, अब ये फंक्शन है, उसके लिए एक फंक्शन है जो कि मैथ्स डॉट एच में, एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर में जो चीज़ होती है, मतलब एक्स का स्केयर, इसके लिए कोई तरीकाकार नहीं है अर्थ में, मतलब कि देयर इज़ नो, कोई ऑपरेटर इसके लिए नहीं दिया गया जो कि हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, पावर वाला ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकें। अगर हमने पावर का फंक्शन पावर करना है, पावर वाला एक्सपोनेंशियल वाला पावर वाला करना है, तो उसके लिए हमें कौन से, वो एक जिस तरह स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी ना, इसी तरह सी में एक मैथ डॉट एच की लाइब्रेरी है जिसमें ये फंक्शन डिफाइन हुआ है। वो फंक्शन क्या है, सपोज कर लें हमने क्या लिखा जी, हैश, अब मैं आपको प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, मैं लिखता हूँ जी हैश इंक्लूड, क्योंकि ये इस लाइब्रेरी में फंक्शन ये डिफाइन है मैथ डॉट एच में, इसलिए हम इसको लाइब्रेरी को इंक्लूड करा रहे हैं। ठीक हो गया? वो फंक्शन कौन सा फंक्शन भी मैं आपको बता दूँ, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो हमने क्या किया, इंट मैन फ्लोट ए इज इक्वल टू पी ओ डब्ल्यू का फंक्शन है पावर 3.0, 2.0। हमने क्या किया जी, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ है, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ कोमा ए, रिटर्न 0। ये हमारा फंक्शन, ये क्या कर रहा है, हेयर जो पावर का फंक्शन है यहाँ पे, ये जो पी ओ डब्ल्यू है, ये फंक्शन इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ये जो मैथ डॉट एच लाइब्रेरी इज बीइंग यूज्ड इन रेज 3 टू द पावर ऑफ 2, मतलब कि ये जो पावर फंक्शन क्या करेगा, 3 की पावर 2 ये चीज़ करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, 3 की पावर 2। द पावर फंक्शन वर्क्स ओनली विद रियल नंबर, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब रियल वेरिएबल्स के साथ डील करता है। ये इंटीजर टाइप के साथ और कैरेक्टर्स के साथ ये डील नहीं करता है। ये चीज़ पावर फंक्शन की हमने चेक कर ली, तो ये सिर्फ और सिर्फ रियल वेरिएबल्स के ओनली डील विद रियल वेरिएबल्स। हिंस वी हैव यूज्ड 3.0, 2.0 इंस्टेड ऑफ 3। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंट नहीं लिया है, ये क्या लिए हैं, हमने रियल कॉन्स्टेंट्स लिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स लिए हैं। हमने इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, मतलब कि ये रियल कॉन्स्टेंट लिए हैं, 3 और 2 को यूज़ नहीं किया, वो क्योंकि क्या हैं, वो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक हो गया? ऐश इंक्लूड मैंने बता दिया कि ऐश इंक्लूड मैथ डॉट एच इज़ अ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, इट इज़ बीइंग यूज्ड हेयर टू इंश्योर दैट द पावर फंक्शन वर्क्स करेक्टली, क्योंकि ये इसमें डिफ़ाइन हुई है जो पावर का फंक्शन है, पी ओ डब्ल्यू, पावर का जो फंक्शन है वो यहाँ पर डिफ़ाइन हुआ है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कराया क्योंकि कंपाइलर को पता लगे ये जो पी ओ डब्ल्यू यूज़ किया है ये कहाँ किस लाइब्रेरी में डिफ़ाइन हुआ था, इसलिए हमने उस लाइब्रेरी को भी यहाँ पे इंक्लूड कराया। वी वुड लर्न मोर अबाउट द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। हम इसके बारे में जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन हैं ना, इनके बारे में और भी फर्दर चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट आखिरी चीज़ पे, यू कैन एक्सप्लोर अदर मैथमेटिकल फंक्शन लाइक ए बी एस स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, मतलब कि ए बी एस का फंक्शन है। ठीक है? उसके बाद स्क्वायर रूट का फंक्शन है, उसके बाद साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, ठीक है, tan का फंक्शन है। ठीक है? उसी तरह मतलब ये सारे डिक्लेयर मैथ डॉट एच लाइब्रेरी में ये सारे फंक्शंस डिफाइन हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ तक हमने जो है ना डिस्कस कर लिया है कि डाटा टाइप डिक्लेरेशन क्या होती है। डाटा टाइप डिक्लेरेशन हमने टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी पढ़ लिए हैं हमने, और हमने क्या पढ़ लिया है, दूसरी चीज़ हमने पढ़ लिया है अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स, अर्थमेटिक। इन दोनों अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंटीजर और फ्लोटिंग टाइप कन्वर्जन के ऊपर बात करेंगे। तो इस सारी चीज़ में हमने कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जो है ना ज़रूर आप पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की जो है ना पूरी कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए जो है ना अल्लाह हाफ़िज़।